बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 2024 के महामुकाबले से पहले बीजेपी और कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही है। करीब 10 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, जिसकी झलक पार्टी के रायपुर के अधिवेशन में देखने को भी मिली, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मोर्चा खुद संभाला और बीजेपी और मोदी सरकार पर जुबानी हमलों की झड़ी लगा दी। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम सत्याग्रही हैं और वो सत्ताग्रही हैं। राहुल के ताबड़तोड़ हमले यही नहीं रुके, उन्होंने चीन और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर वार किया तो अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी को भी घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर झंडा फहराने का भी जिक्र कर दिया। इसके जरिए भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। तो जवाब देने में बीजेपी ने भी कोई देर नहीं की। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार की जिम्मेदारी ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर तीखे तंज की। कहा कि प्रधानमंत्री बनने की मंशा पाले राहुल गांधी पहले देश को जान तो लें। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, लाल चौक को लेकर भी उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आजादी के वीर पर राहुल ने क्यों छोड़े तीर। सावरकर की विचारधारा से बीजेपी को प्रभावित बता रहे हैं राहुल गांधी। चीन और राष्ट्रवाद बहाना, क्या प्रधानमंत्री है निशाना। सत्याग्रही वर्सेस सत्ताग्रही का राहुल का यह राग क्यों सामने आ रहा है, और क्या लाल चौक टू लाल किला यह राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का मिशन है। सिर्फ मोदी विरोध का झंडा यह कांग्रेस का एजेंडा है, क्योंकि यह तो पहले भी कई बार इस्तेमाल हो चुका है। मोदी विरोध कांग्रेस के लिए ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ है। मोदी का नाम और राहुल गांधी का 2024 का प्लान, इस अधिवेशन के बाद कहा जा रहा था कि 2024 का कांग्रेस का प्लान क्या है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या आज का राहुल गांधी का भाषण ही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है? यही एजेंडा सेट किया है कांग्रेस पार्टी ने। इस पर करेंगे सबसे बड़ी बहस और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में अब तक के अपडेट पर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. डोकलाम के समय जब हमारे जवान अड़े हुए थे, जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस समय ये गांधी परिवार पूरा का पूरा कुनबा टेंट के नीचे चाइनीज ऑफिशियल से मिल रहा था, जिसमें राहुल गांधी भी सम्मिलित थे। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? और अडानी के बीच में क्या लेना देना? अडानी जी और मोदी जी एक हैं। अडानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हम पूछेंगे, एक बार नहीं, हजारों बार पूछेंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और फिर से एक बार 2/3 बहुमत के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे। पार्टी तय करेगी, और जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं राहुल जी चाहता हूं कि वो सामने आए। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
किशोर तिवारी शिवसेना के उद्धव गुट के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से महिमा सिंह हमारे साथ हैं और अजय गुलिया जो हैं वो जेजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अपराजिता जी आपसे है। महाधिवेशन का बड़ा मंच और राहुल गांधी ने बड़ा सीधा सवाल बीजेपी से पूछा है। चाइना को लेकर हमला बोला है और कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, चाइना हमसे मजबूत है, तो हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये तो वो देश है जिसने अंग्रेजों को हराकर भगा दिया, तो चाइना से सरकार डरती क्यों है? क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? आप सबको मेरा नमस्कार। आश्चर्य की बात है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 3 दिन के अधिवेशन में एक ही एजेंडा था और वह एजेंडा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर प्रहार करना। एक शायरी याद आ रही है, अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूं, न जाने कितने मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। अगर कांग्रेस के नेतागण जो वहां मौजूद थे अपने एजेंडे की बात करते, किस तरह का एक्शन प्लान होगा, किस तरह का विकास वो देश के लिए चाहते हैं, उनकी दूरदर्शिता कैसी है, उनका विजन क्या है, तो मुझे लगता है 140 करोड़ जनता आकर्षित होती। लेकिन देखिए, इनके मन में, इनके मस्तिष्क में, इनके दिमाग में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके कार्यों के अलावा कुछ और है ही नहीं। और जहां तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर जी के वक्तव्य का सवाल है, वहां मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि जब हम किसी के वक्तव्य को की उपस्थापना करते हैं तो पृष्ठभूमि जरूर देखें, कंटेक्स्ट समझना होगा। हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को पीछे करके हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। और आप जानते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है 4-5 वर्षों में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और जर्मनी हमारे पीछे होगा। लेकिन ऐसा है कि अभी वर्तमान में चाइना, चीन हमसे बड़ा है अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, उनके वक्तव्य की पृष्ठभूमि को इन्होंने समझा ही नहीं। राहुल गांधी जी की दिक्कत है कि वो होमवर्क करके कुछ बातें बोलते नहीं है, न उनके पास तथ्य रहता है, न तर्क रहता है, न समझदारी है। बड़ी अज्ञानता उनके हर एक बात में नजर आती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पृष्ठभूमि को समझा नहीं, इसलिए राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। महिमा जी का मैं रुख करता हूं। महिमा जी, बीजेपी कह रही है कि पृष्ठभूमि को समझा नहीं, वो तो इकोनॉमी की तुलना कर रहे थे। उसके बाद एस जयशंकर साहब ने इस इंटरव्यू में आगे कहा था कि भारत आज उस स्थिति में है कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। एस जयशंकर ने यह भी तो कहा था कि एलएसी पर सेना भेजने का काम नरेंद्र मोदी ही करते हैं, राहुल गांधी नहीं करते। नमस्कार विशाल जी और सभी को नमस्कार। मैं अभी जब बातें सुन रही थी भाजपा की प्रवक्ता की, तो मैं ये हैरान हो रही थी इस बात को सोचते हुए कि वो बात कर रही है होमवर्क करके आने की, वो बात कर रही हैं पढ़ के आने की और समझने की और पृष्ठभूमि की। मैं ये समझती हूं कि जब राजनीतिक तौर पर देखने वाले लोग और नेता, विपक्ष में बैठे हुए लोग आपकी पृष्ठभूमि को नहीं समझ पा रहे, तो एक आम नागरिक कैसे समझ रहा होगा? तो स्पष्टता की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और माननीय मंत्री के ऊपर है, जिनकी बातें अक्सर अपनी ही बातों को काटती हुई नजर आती हैं। हर बार वो जो बयान देते हैं वो पिछले बयान के कॉन्ट्राडिक्शन में होता है। दूसरी बात अभी ये कह रही थी कि इन्होंने भी कहा और आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन था उसके अंदर कोई रोड मैप नजर नहीं आया, कोई बात नजर नहीं आई। मैं आपको ये बता दूं बड़े स्पष्ट तौर पर कि एक जो हुंकार हमने भरी है इस अधिवेशन के माध्यम से, उसके अंदर हमने तमाम चीजों की बात की है। हमने सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ सैचुरेशन जैसा कोई जुमला नहीं दिया जैसा भाजपा के अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, जिनका सब कुछ मैं, मेरे लिए, मेरे बारे में ही होता है, एक अकेला सब पर भारी जो छाती वो पीटते हैं संसद के अंदर। हमने अपने अधिवेशन के अंदर बात की है बेरोजगारी की, हमने अपने अधिवेशन के अंदर बात की है गरीबी मिटाने की, महंगाई की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के उत्थान की और रोजगार बढ़ाने की और राष्ट्रीय सुरक्षा की। हमने बात की है कि हम रोजगार किस तरह से पैदा करेंगे, टैक्स पॉलिसी को किस तरह से हम
पुनः परिभाषित करेंगे MSMEs के लिए भी और राज्यों के लिए भी। हमने ये भी बात की है कि हम जो आज सरकार में 10 लाख से ज्यादा रिक्तताएं पड़ी हुई हैं उन्हें कैसे भरेंगे, हम उनकी ओर किस प्रकार से काम करेंगे और हमारी जो नीतियां हैं वो किस प्रकार की होंगी, ये तमाम बातें की गई हैं। हमारे संविधान को लेकर के चिंतन किया गया है। और रही बात सवाल उठाने की, अभी यहाँ पर बात जब आप लोग कर रहे थे और जब भाजपा की प्रवक्ता ये बोल रही थी कि उन्होंने अपना रोड मैप नहीं बताया लेकिन हमारे ऊपर सवाल उठाए, सांसद हैं वो और माननीय हैं हमारी नजरों में, बहुत ही अनुभवी हैं और इतना तो जानती ही होंगी कि विपक्ष क्या करने के लिए होता है। विपक्ष का कर्तव्य है सवाल उठाना। विपक्ष को जहां जहां सरकार में और प्रधानमंत्री में जहां पर कोताही लगेगी वहां पर वो सवाल जरूर उठाएंगे और क्यों ना उठाएं, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है। अपना रोड मैप बताना और अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना सरकार का कार्य है, जिसमें सरकार पूरे तरीके से विफल है। आप कह रहे हैं कि रोड मैप दिखाने में और अपनी उपलब्धियां बताने में सरकार विफल हो गई। घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम तिवारी, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन पर तो विपक्षी पार्टियों की भी नजर थी कि इस मंच से कांग्रेस का एजेंडा लेकर आती है, क्योंकि सारे विपक्षी दल एक होने की सोच रहे हैं। मंशा तो यही है अलग अलग दलों की कि मिलकर लड़े 2024। एजेंडा क्लियर हो गया क्या राहुल गांधी के भाषण से? नमस्कार विशाल जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए 2004 में जब अटल अडवाणी युग समाप्त हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन था वो था इंडिया शाइनिंग। और इंडिया शाइनिंग को जनता ने कहा कि ये झूठा कैंपेन है क्योंकि भारत चमक नहीं रहा था, इसीलिए अटल अडवाणी युग समाप्त हुआ। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो इंडिया शाइनिंग कैंपेन को बदल के PM शाइनिंग कैंपेन कर दिया गया। तो 2014 से 2024 तक जो दौर चला है वो PM शाइनिंग कैंपेन है। आपके हर पत्र पर, पेट्रोल पंप पर, चाहे पेट्रोल 40 रुपए का हो ना हो, 100 रुपए का हो, लेकिन उसमें मोदी जी की तस्वीर होगी। चाहे आपको अस्पताल में कोई सुविधा मिले ना मिले, लेकिन वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर होगी। तो ये PM शाइनिंग कैंपेन है। ये PM शाइनिंग कैंपेन 2024 में जब समाप्त होगा तो वो नरेंद्र अडानी युग का समापन होगा, क्योंकि इसका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो गया है। पॉलिटिकल पार्ट इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि इन लोगों ने बेरोजगारी को झुठला दिया है, महंगाई को झुठला दिया है। देश में प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम की बहस करा करके लोगों का अमन चैन छीन लिया है और इनके कार्यकर्ता लिंच करते हुए नजर आते हैं। अनेक जगहों पर हिंसक दरिंदों की तरह नजर आते हैं, जैसे कि अभी हरियाणा में दिखाई दे रहा है। और जो कैपिटल वाला पार्ट है वो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अदानी समूह का कैपिटल लगातार घाटे में जा रहा है, जिस तरीके से LIC और SBI और किसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कहा वो भी उनके साथ खड़े हैं। ये गजब है कि एक कंपनी लगातार जिसका, ठीक है, आप भी अडानी वाले मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये PM शाइनिंग कैंपेन है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सुनवा देता हूं कि आज के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया, कांग्रेस अध्यक्ष ने किस तरह से प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी का यह महाधिवेशन 3 दिनों का, इसका आखिरी दिन है। राहुल गांधी ने क्या कहा ये तो हमने आपको सुनवा दिया, अब जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। ऐसा बोलते हैं कि मोदी अकेला सारे अपोजिशन को भारी है। आप देखे होंगे हमारे राज्यसभा में जब रिप्लाई दे रहे थे, छाती ठोक के कहते थे ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को एक मोदी बस है। भाई तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए, और जनता, डेमोक्रेसी में जनता डरती नहीं, जनता के पास शक्ति है। अगर तेरे उनके पीछे नोटों की लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोटों की शक्ति है। महिमा जी, प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में कुछ खास दिक्कत नजर आती है। अभी पवन खेड़ा का मामला शांत नहीं हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा सुनते हैं, तेरे जैसे बहुत आए चले गए। नरेंद्र मोदी का ना सही प्रधानमंत्री पद का ही सम्मान कर लें। कहां असम्मान हुआ है विशाल जी, कैसे असम्मान हुआ? आप राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसे ही बात करते हैं क्या? अभी तो पवन खेड़ा का मामला शांति नहीं हुआ, आप जानते हैं किस तरह से टिप्पणी की जाती है। ये कहकर बच पाना कि हिंदी उनकी भाषा नहीं, हिंदी अच्छे से नहीं बोलते, सम्मान तो हम आपस में एक दूसरे का कर सकते हैं, नेता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? विशाल जी, एक बचपन में हम प्रेयर बोला करते थे स्कूल में, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश दे सभी का है, तू सभी तेरे। भगवान को तेरे करके बोलते हैं यदि हम, तो प्रधानमंत्री को यदि एक नॉन हिंदी स्पीकिंग जो हमारे अध्यक्ष हैं
यदि वो आप कहेंगे भगवान का भी अपमान करते हैं हम जब बोलते हैं भगवान तू क्या कर रहा है, क्या अपमान है वो आपकी नजर में भगवान का? ठीक, अपराजिता जी, चाहे पवन खेड़ा का मुद्दा हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि अपमान आपकी ही नजरों में होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो बड़े सम्मान से बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबने नसीहत दी है, आज भी मैं दे रही हूं कि आत्म समीक्षा करें। जिस स्थिति में ये खड़े हैं, मुझे लगता है इन्हें तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। पिछले वर्ष 2022 में 5 राज्यों में 690 सीट पर चुनाव हुए और इन्हें 54 सीट मिले हैं, करीबन 17.8% वोट शेयर, और उसमें उत्तर प्रदेश में इन्हें 2.3% वोट शेयर मिले। और लगातार मैं कह दूं 26 मई 2014 हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली है और अभी तक करीबन 50 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन हुए हैं, जिसमें करीबन 40 पर भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज की विजय हुई और 10 में इनकी विजय हुई है। तो मुझे तो लगता है कि पहले आईने में अपना चेहरा देखें, गिरेबान में झांके और तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी नीति और उनकी नीयत पर बातचीत करें। और मुझे लगता है जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। पवन खेड़ा को सुना, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, ये कह देना कि हिंदी भाषी नहीं है इसलिए ऐसा कह दिया, क्या बात है, कैसी बेतुकी बात है। हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सबके प्रधानमंत्री हैं और ये अंग्रेजी में एक वाक्य है, एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है, अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे समाज में अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हम कैसा व्यवहार करें या अलिखित रूप से होता है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को यह अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में जानना चाहिए। ठीक है, किशोर तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाता हूं मैं। किशोर तिवारी के पास मैं जा रहा हूं और वापस से राहुल गांधी के बयान पर मैं लौटूंगा। आज मुख्य तौर पर 3 मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए किशोर तिवारी। पहला मुद्दा था कश्मीर का, दूसरा था चाइना का और तीसरा था अडानी का। मैंने देखा विपक्षी पार्टियां भी देख रही थी, इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी एजेंडा क्या सेट करते हैं 2024 का। यही एजेंडा है, साथ है राहुल गांधी के। नहीं, ये देखो, मैं पराजिता सारंगी को बताऊंगा कि महाराष्ट्र में जितने चुनाव हुए उसमें बीजेपी तो लड़ी नहीं, जहां लड़ी वहां बुरी तरह पराजित हुई। तो महाराष्ट्र के अगुवाई में ही अभी ऐसा हो रहा है कि मोदी जी का पराजय का एजेंडा हमने सेट कर दिया। मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि आज सावरकर जी की पुण्यतिथि है और मेरी पार्टी मांग करती है कि सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने सावरकर जी के बारे में जो कुछ भी बोला उसका खुले तौर पे मैं भर्त्सना करता हूं। अगर राहुल जी को आज पुण्यतिथि के दिन जो अब उनको जाकर भी 68 साल हो गए, ये बातें नहीं करनी थी, लेकिन कांग्रेस के जो रिजोल्यूशन पास हुए, देखो विशाल कालरा जी, जो रिजोल्यूशन पास हुए उसमें प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बुरी हाल यही था और यही एजेंडा रहेगा, यही एजेंडा रहेगा। और नहीं तो बीजेपी यही तो आरोप लगाती है ना कि आपने चाहे हिंदुत्व की विचारधारा हो, चाहे सावरकर को लेकर बात हो, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कहते हैं, आप खुलकर पहले कहते थे कि हम तो इस बात में आपके साथ नहीं है, सहमत नहीं है, लेकिन आप होते उन्हीं के साथ हैं। फिर नहीं, सिर्फ बयानों से काम चला लेते हैं। नहीं, देखो, प्रादेशिक पक्षों को, उनकी विचारधाराओं को कांग्रेस लेती नहीं है तो विपक्ष में एकता टूटेगी, यह तय है। राहुल गांधी को मैच्योर्ड होकर सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर सावरकर को महाराष्ट्र में इनके पार्टी के लोग भी पूजनीय समझते हैं, सावरकर का कंट्रीब्यूशन है और सावरकर का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बेरोजगारी, महंगाई और देश को बेचने का है, तो उस पर फोकस रहे तो बहुत अच्छा। मैं साफ तौर पे बोल रहा हूं, अगर सावरकर के मुद्दे पर कुछ होता है तो हम कांग्रेस से 2 हाथ दूर भी जा सकते हैं। हमने हमारा रास्ता तय कर लिया है, हम मोदी को रोकना चाहते हैं। शिवम त्यागी,
किशोर तिवारी कह रहे हैं कि थोड़ा मैच्योर होकर राजनीति करनी चाहिए राहुल गांधी को, अभी वाली राजनीति में मैच्योरिटी नजर नहीं आती। देखिए, किशोर तिवारी जी जो हैं, मतलब बड़े सम्मान करता हूं मैं उनका, किशोर की तरह ही आमतौर पर सच बोल देते हैं। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो इमेच्योर हैं अभी। अब किशोर जी एक बात बताइए कि इमेच्योर नेता के पीछे पूरा विपक्ष कैसे चलेगा? और मैच्योरिटी के लिए राहुल गांधी को अभी कौन सा क्रैश कोर्स करना पड़ेगा? 50+ उनकी उम्र हो गई है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा वो देश में चल चुके हैं, 4 जनरेशन 5 जनरेशन से वो राजनीति कर रहा है उनका परिवार। अब और कैसे मैच्योर कर रहे हैं देश उनको? अब आगे आता हूं मैं। खैर, अब सुनिए ना किशोर जी प्लीज। 370 पर आपने कहा, राहुल गांधी ने बोला कि मैं लाखों कश्मीरियों के साथ तिरंगा फहरा कर आया हूं और मोदी जी कुछ लोगों के साथ फिरा कर आए हैं। क्योंकि आपके जमाने में राहुल जी, अगर वहां पर एक भी व्यक्ति झंडा लेकर चला जाता था तो आतंकवादी गोली मार देते थे उसको। हालात इतने खराब किए हुए थे आपने। दूसरा, फिर उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बारे में कहा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, एक समय यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर SM कृष्णा जी गए थे। वो इतने शानदार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे कि उनसे पहले एक पुर्तगाल के मिनिस्टर अपनी स्पीच पढ़कर गए थे। SM कृष्णा ने वही स्पीच पढ़ दी उठाकर 5 मिनट तक, जैसे अशोक गहलोत ने पढ़ी थी अभी 8 मिनट तक। तो मतलब ये जयशंकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको इमरान खान प्रेज करता है, जिनको यूएई के अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर ने प्रेज किया है। किशोर जी, माना तो तुम्हारे पार्टी में जवाब देना 2024 का एजेंडा सेट हो गया क्या राहुल गांधी के भाषण से? उसी पर तो जवाब दे रहे हैं शिवम, आप जवाब दे दीजिएगा इसके बाद। अभी सुनते ही नहीं है। अब दूसरा एक और कर लीजिए। इन्होंने एक और कहा कि तेरे जैसा कोई गलत शब्द नहीं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। मैडम एक चीज बताइए, एक किताब है सेंसर्ड मोदी विच इज रिटन बाय अशोक श्रीवास्तव DD। उन्होंने लिखा है कि 2014 से पहले दूरदर्शन के ऑफिस में मैडम सोनिया गांधी जी का कोई नाम भी नहीं ले सकता था, सिर्फ मैडम ही कहना मजबूरी थी। और ये यहां पर आकर बता रहे हैं कि तेरा कहना या ये कहना ये कोई अपमान नहीं है। तो क्या मतलब यहां टीवी पर बैठकर या फिर आम लोकसभा राज्यसभा में तू करके बात करना शुरू कर दे क्या? और अगर हिंदी नहीं आती ना तो ये देश का प्रॉब्लम नहीं है भैया, चिट्ठी दे दिया करो लिख के, कोई बात नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का अपमान आप नहीं कर सकते। अब इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी है, जो आपने 2024 के एजेंडा की बात कही, जहां तक एजेंडा की बात है, किशोर तिवारी जी भी जानते हैं सावरकर पर उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक तरफ तो ये मांग कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए, दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के साथ खड़े भी हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं हमने एजेंडा सेट कर दिया। अरे सर, अपनी कुर्सी तो बचा नहीं पाए आप, अपना मुख्यमंत्री तो आपने दे दिया, मुझे बोलना पड़ेगा। वो कह रहे हमने एजेंडा अपने लंबी बात रख ली, किशोर जी को जवाब देने देते हैं, फिर महिमा जी की बारी। ठीक है, लंबा बोलिए आपने किशोर जी। ठीक, विशाल 5000 करोड़ शिवम खर्चा कर हमारी पार्टी चोर ली, हमारा सिंबल चोर लिया। और हमको बता दिया कि ये अघोषित यहाँ पर आपातकाल लगा हुआ है। जैसे आपातकाल के वक्त सैनिक डरते हैं क्या किसी से? हाँ, अरे शिवम बात पूरी करने देते ना किशोर जी को, आप आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। किशोर जी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, देखो विशाल, हम क्या है ये बता देंगे तो जनता ही तय करेगी। लेकिन मैं एक विशाल बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि जब मोदी पंतप्रधान है तो उनकी गरिमा से ही बात होनी चाहिए, तू तड़ाक से नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा कोई इंप्रेशन नहीं गिरता, ना वोट बढ़ते। लेकिन मोदी जी भी जो किशोर जी, आप तू तड़ाक की बात कर रहे हैं, महिमा जी तो अभी कह रही है कि हम तो भगवान की प्रार्थना करते हैं और तू और तेरा करते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं भगवान से। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी मोदी जी से कनेक्ट करते होंगे इसी तरह से दिल से, तो कह दिया होगा तू और तेरा। नहीं, मोदी जी जिस प्रकार से अहंकार में आ चुके हैं, ये सत्ता का अहंकार तो टूटेगा। लेकिन मोदी जी को मोदी जी बोलकर भी बोला जा सकता है, उनको प्यार से भी बोला जा सकता है। केवल गाली गलौज करने का अधिकार अभी पराजिता सारंगी के पास है, क्योंकि पराजिता ही रहेगी, वो अपराजिता नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं ना 9 साल में। ठीक है, 9 साल में पराजिता। अजय गुलिया साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय गुलिया साहब, सारी विपक्षी पार्टियां इसी इंतजार में थी कि भाई कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पूरी की है, आज जो मंच से एजेंडा सेट कर देंगे वही 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा होगा। नजर आया आपको एजेंडा? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। देखिए, उनके लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और मैं कहना भी चाहूंगा कि तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि तुझे यकीन नहीं। अभी समाजवादी पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ने एक बात कही हरियाणा प्रदेश का नाम लेकर के, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था, कानून को लेकर के। अरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कानून का राज है। अगर कोई भी किसी के
खिलाफ कोई अपराध होता है तो कानूनन मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और अरेस्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं, जब आपकी सरकारें वहां होती थी तो धर्म विशेष के लोगों को छुड़वाने आपके मंत्री स्वयं जाते थे। जब बहुत से लोगों की हत्या हो जाती थी, दंगे हो जाते थे और उन आरोपियों को छुड़ाने आपके मंत्री स्वयं थाने पहुंच जाते थे और डीएम और एसपी तक के तबादले कर देते थे, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। कम से कम आपको ये बात हरियाणा के विषय में नहीं कहनी चाहिए थी। आज हरियाणा के अंदर कानून का राज है। देखिए, कोई सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब इसीलिए है, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और इन्होंने देश के बारे में बात करी, जो विदेश मंत्री जी ने टिप्पणी करी। अरे, कांग्रेस के समय तो भारतीय सेना ने तो सदैव भारत का गौरव बढ़ाया, हम सारे युद्ध जीत करके आए, लेकिन आप टेबल पे क्यों हारे? ये जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा कि जब भी टेबल पर बैठ करके वार्ता हुई या समझौते हुए, उनमें हमारे युद्ध जीतने के बावजूद टेबल पर कौन हारता है, इसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी। दीजिए जवाब महिमा जी। सबसे पहले तो यहाँ मोदी जी का बखान करने वाले सभी को एक बात मैं कह दूं, मुनव्वर राणा जी का एक शेर याद आ गया है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये बात याद रखें। और दूसरी बात ये, मैंने जो तर्क दिया था, रटे रटाए उत्तर यहाँ सबने बोल दिए। मैंने जो तर्क दिया था उस तर्क का उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम तो भगवान से भी तू तेरा करके बात करते हैं और देश के बहुत से हिंदी भाषी हिस्सों में माता पिता से भी तू तेरा करके, बहुत से ग्रामीण हिस्सों में, भाजपा शायद नहीं जानती होगी, वहां पर माता पिता से तू तेरा करके बात की जाती है। घर में प्यार से भी एक दूसरे से तू तेरा करके बात की जाती है। और अभी G20 की बैठक के समय पर हमने देखा था खड़गे जी और प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर तब भी देखी थी हमने। तो खैर, ये तो रही सम्मान और असम्मान की बात। और अगर असम्मान की बात आएगी तो फिर नाम जो पुकारे गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति, जिनके नेतृत्व के अंदर देश ने आज तक की सबसे बड़ी जीडीपी देखी है, सबसे हाई जीडीपी देखी है, उनको मौनी बाबा कहने की बात हो, या राहुल गांधी जी को पप्पू कहने की बात हो, या सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहने की बात हो, यदि भाजपा सावरकर पे बोलो, महिमा जी सावरकर पे बोलो, ना करें, हस्तक्षेप ना करें। ये नेशनल चैनल पर डिबेट हो रही है, सावरकर पे बात करो, सावरकर पे बात करो। सम्मान की कई परिभाषाएं होती हैं, उसमें से एक परिभाषा ये भी है कि अपने अपने अवसर की गरिमा बनाए रखें। सावरकर पे पूछ लो ना। ठीक किशोर जी पूछ रहे, सुन लिया उन्होंने, आपका सवाल सुन लिया, बीच में ना बोले। अब दूसरी बात आ जाती है, ये यहाँ पर अभी बात हुई है, हरियाणा की बात उठा दी। वैसे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो अभी 2 साल भी नहीं हुए जब ये बोला था, वीडियो पे वायरल हो गया था, शठे शाठ्यम समाचरित, कि आप जैसे को तैसा करें। जहां मुख्यमंत्री ही सिखाते हो कि एक लाठी के बदले 10 लाठियां बजाओ, वहां पर आप कैसे कानून व्यवस्था की बात सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपने अधिवेशन में जुमलेबाजी नहीं कर रही जैसे भाजपा ने की थी, और सत्याग्रह की बात कर रही है, और सत्याग्रह के विरुद्ध खड़ा हुआ है ये सत्याग्रह। आज जो कांग्रेस का सत्याग्रह है, ये लाख चाहेंगे कि हम सवाल उठाना बंद कर दें। इनका तो ख्वाब ही है कि इस देश के अंदर एक पार्टी का सिस्टम हो जाए। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये है कि क्षेत्रीय दलों को तो ये पहले ही मिटाते जा रहे हैं। मेघालय के अंदर क्या किया है वो सब जानते हैं। ये जजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं वो भी जान लें कि जो पीछे इनेलो का हाल हुआ है, इनेलो से भी गठबंधन किया था भाजपा ने, ये जजपा का भी हाल होने जा रहा है। और देश भर में इतिहास उठा के देख लें, जिस पार्टी के साथ भाजपा ने गठबंधन किया है उस पार्टी को ऐसे खाक में मिला दिया है कि फिर उठ खड़े होने की। बीजेपी वाले गठबंधन की बात नहीं हो रही ना महिमा जी, बात तो आज ये थी कि कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में राहुल गांधी ने मंच से क्या एजेंडा सेट किया। उन्होंने कश्मीर, चाइना और अडानी 3 मुद्दे उठाए। मैंने पूरा भाषण सुना। कश्मीर को लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जब कश्मीर में गए उनको चारों तरफ तिरंगा नजर आया। तो एक तरफ तो ये बयान दिए जाते थे कि 370 हटा के दिखा दीजिए, तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, चारों तरफ तिरंगा नजर आता है, तो क्रेडिट बीजेपी की सरकार को दीजिए फिर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों देंगे हम बीजेपी की सरकार को क्रेडिट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कश्मीर के अंदर पहली बार तिरंगा फहराया गया हो, या उससे पहले कांग्रेस की वजह से ये है कि शांति वहां पर जब बनी रही तब शांति वहां पर कांग्रेस की वजह से बनी रही। और 370 जो हटाने की बात है,
370 वो कोई भी सरकार होती, समय उपयुक्त होने पर कोई भी सरकार उसके ये तो महिमा जी आपने कमाल ही कर दिया। ये तो पहली बार किसी कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से 370 को लेकर तो आपने कह दिया कि जो भी सरकार होती वो हटाई देती। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो आज तक ऐसा बयान नहीं आया। एक मिनट मैंने कहा आप दोबारा चलाइए जरा मेरा वक्तव्य, मैं बोलने नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। ना मुझे किसी के शब्दों को गलत तरीके से रखने की कोई इच्छा नहीं। आप बात पूरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात नहीं बनेगी। मैंने कहा कि जो भी सरकार होती वो उपयुक्त तरीके से, दोबारा शब्द बशब्द दोहरा रही हूँ, उपयुक्त तरीके से 370 का जैसा भी निवारण करना होता, उसका जो ट्रीटमेंट देना होता, उपयुक्त तरीके से, पॉलिसी के तरीके से, असंवैधानिक तरीके से नहीं, उसको करती। लेकिन आज एक ये सरकार है जिसने अपने ही जो उनके अलायंसेस थे, अपने एलायंस को, ये तो महिमा जी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी, ये आपकी तो बात आपने पूरी कर ली कश्मीर पर, मैंने तो आज तक कभी किसी कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से नहीं सुना। क्या नहीं सुना? किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने आज तक ये नहीं कहा कि जो समय होता उपयुक्त तरीके से, संवैधानिक तरीके से ही सही कि हम 370 को हटा देते। जिस वक्त 370 को हटाया जा रहा था, इतना जबरदस्त विरोध कि कोई 370 हटा दे, तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बयान का विरोध नहीं किया। असंवैधानिक तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए। अरे संवैधानिक या असंवैधानिक, मैं तो कह रहा हूं दोनों ही तरीके से कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। शिवम, आपने सुना क्या कभी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को ये कहते हुए? नहीं, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। और एक मुनव्वर राणा का उन्होंने शेर कहा कि अहंकार है बीजेपी में बहुत ज्यादा। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरिमा में कभी झांका नहीं जाता। इन्होंने कहा कि घर में तो तू तड़ाक की बात होती है, वहीं से शुरू कर रहा हूं। तो पहली बात तो मैडम ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर में नहीं बोल रहे हैं, इस देश में बोल रहे हैं। दूसरी बात, मां बाप से भी तू तड़ाक हो जाती होगी, हमारे यहां तो संस्कारों में होती नहीं है। और दूसरी बात ये, यहां पर कोई किसी का मां और बाप भी नहीं है। अब 370 पर आते हैं। इन्होंने कहा ये तो हटानी ही थी। अब उपयुक्त समय कैसे चाहिए होता है, विशाल जी जरा आप मुझे बताइए। 58 साल ये सरकारों में रहे, देश के करीब करीब हर राज्य में इनकी सरकार रही, ठीक है। 2004 से 14 तक भी ये बहुत रीसेंट रहे, ठीक है। 57 में एक इंटरव्यू नेहरू जी का पड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि ये तो घिसते घिसते घिस जाएगी। कितना घिसेंगे भाई? कितना लंबा सत्ता चाहिए एक ही परिवार को? पहले नाना जी रहे, फिर उसके बाद दादी जी रही, फिर उसके बाद पिताजी रहे, फिर उसके बाद माता जी सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। उसके बाद भी आप कहते हैं कि उपयुक्त समय होता है। उपयुक्त समय तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई और होना चाहिए। और जहां तक बात बार बार ये कहा जा रहा है कि जो माहौल है, पहली बार तिरंगा नहीं फहराया गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए मैडम, बात बहुत साफ है। इस देश ने उसी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी देखी है। वहां की प्रॉस्पेरिटी अब इस देश को और दुनिया को नजर आती है। वहां पर जो सुकून है दुनिया को नजर आता है। वहां पर जो आईसीएस के झंडे नहीं है, तिरंगा है, वो देश देख रहा है। और ये आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आपकी मजबूरी है, आपको तो करना ही है क्रिटिसिज्म। लेकिन देश उसको किस तरीके से लेता है वो साफ दिख रहा है, और वो चुनाव दर चुनाव भी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल रेलेवेंट है ही नहीं। घनश्याम तिवारी, मैं फिर यही पूछ रहा हूं कि सारी विपक्षी पार्टियां यही देख रही थी कि एजेंडा क्या सेट होता है। वही 3 एजेंडे हुए सेट, कश्मीर, चाइना और अडानी। और कश्मीर को लेकर बीजेपी कह रही है अगर वाकई हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है तो फिर क्रेडिट हमें दीजिए, क्योंकि 370 हटाने के बाद तो तिरंगा उठाने वाला कोई बचेगा नहीं। ये बयान न जाने कितनी बार दिए गए। ये बयान जब दिया गया, भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर ठगी का कोई पाठ लेना चाहे तो आपके दर्शकों को वो पाठ नहीं देना चाहिए। रही बात तू तड़ा की, बाकी बात हुई तो इस बार के लोकसभा और राज्यसभा के स्पीच में प्रधानमंत्री का भाषण देखिए। क्या उन्होंने विपक्ष को तुम्हें कहकर संबोधित नहीं किया? आप कल योगी आदित्यनाथ का भाषण देखिए, क्या उन्होंने अखिलेश यादव जी को तुम्हें शर्म आनी चाहिए कहकर संबोधित नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी किसी को शब्दों की मर्यादा का पाठ तो नहीं पढ़ा सकती है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं बार बार कि एजेंडा क्या होना चाहिए, आज तक आपके अपने एक पत्रकार के करियर में आपने नहीं देखा होगा कि एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छुप गए हों। जब यह अडानी घोटाला सामने आया तो एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छुपे रहे, तब तक बाहर नहीं आए जब तक प्रधानमंत्री जी की स्पीच संसद में न हो गई। और उस 3 घंटे के स्पीच में विपक्ष अडानी चिल्लाता रहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोदी चिल्लाते रहे और मोदी जी खामोश रहे। वो अडानी जी के ऊपर जितने खामोश थे उतना ही अडानी गूंज रहा था। तो जो 2024 का एजेंडा है, पहली बात, किसी को इस बार का इंडिया टुडे का संस्करण उठा के देखना चाहिए, जो कहता है कि देश में 18 से 24 वर्ष की उम्र के आधे युवा बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है बेरोजगारी ही नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से पूछिए कि आज एक ब्रेड का पैकेट कितने का आता है, एक लीटर दूध कितने का आता है, अंडे अगर आप 3 खरीदने जाए कितने के आएंगे,
आप रोटी खरीदने जाए कितने की मिलेगी अगर आप सड़क पे रोटी खा रहे हो? पूछिए किसी से। इन लोगों ने जमीन पर चढ़ना छोड़ दिया है। अदानी के जहाज पे ऐसे सवार हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है इन्हें पता ही नहीं है। जमीन पे युवा बेरोजगार है, पता नहीं। जमीन में ब्रेड 40-50 रुपए का मिल रहा है, इन्हें पता ही नहीं। जमीन में लोग 60-70 रुपए का दूध खरीद रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं। लोग दाल नहीं खा पा रहे हैं घर में, इन्हें पता ही नहीं। बस आकर के अच्छे भाषण दिला दिए लच्छेदार कि मोदी जी ने सब कुछ बदल दिया। न अपनी भाषा बदली, न देश का स्वरूप बदला, सिर्फ ये धोखा दिया कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन ले आएंगे। ये जो अदानी जी की कंपनी में मॉरिशस से पैसा आया, ये काला धन है, सफेद धन है, भगवा धन है, कौन सा धन है? ठीक है, बता दे भारतीय जनता पार्टी। आपने महंगाई, बेरोजगारी और अडानी 3 बातें करी। पहले शिवम फिर अपराजित है, दोनों जवाब देना चाहते हैं। शिवम, अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को छुपाना चाहती है क्या? राहुल गांधी ने 3 ही मुद्दे उठाए आज, कश्मीर, चाइना, अडानी। कुछ छुपाने के लिए है क्या? चाइना पे कम से कम वो तो बात करे ही नहीं, अडानी पर पहले अडानी पर, क्योंकि चाइना पर आपने 2 बार बोल दिया। घनश्याम जी ने बोला अडानी को लेकर छुपाने के लिए कुछ है क्या? सारे बीजेपी के प्रवक्ता छुप क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में कम से कम 1 दर्जन नेशनल न्यूज चैनल्स हैं, जिसमें से आधे समय समाजवादी प्रवक्ता आधी जगहों पर तो जाते ही नहीं है, परमानेंटली बैन है। तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी चैनल या किसी एंकर से डरते हैं? नहीं ना। इनका एक स्ट्रैटेजी होगा। जब आप अपने मीडिया सेल में बैठते हैं तो आपका एक स्ट्रैटेजी होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रवक्ता भेजते हैं। आधा दर्जन चैनल्स पर तो ये भी नहीं जाते, तो ये तो कोई तर्क ही नहीं है। दूसरी बात, जहां तक बात अडानी की है, आप मुझे एक चीज बताइए, फिर से वही बात आती है, नॉन क्रेडिबल कंपनी की नॉन क्रेडिबल रिपोर्ट के आधार पर यहां पर ये जेपीसी चाहते हैं। और अब इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? एक और मुद्दे पर ये जेपीसी चाहते थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाथ जोड़कर दंडवत खेड़ा जी की तरह उनके बॉस माफी मांग चुके हैं राफेल वाले मामले में। देश को भ्रमित करके मामला नहीं चलेगा। अब एक चीज बताइए विशाल जी मुझे, घनश्याम तिवारी जी ने कहा ब्रेड महंगा, अंडा महंगा, दूध महंगा, इनसे पूछकर देखिए, और ये सब झूठी झूठी बातें करते हैं। अब एक चीज बताइए, विशाल जी के घर में सब कुछ महंगा जा रहा होगा तो क्या मेरी मीठी मीठी बातों से मुझे वोट दे देंगे क्या? चलिए मान लीजिए बीजेपी झूठ बोलती है, अरे जनता को तो समझ आता होगा ना भाई, जिसकी जेब से जा रहा है। सच ये है कि आप ग्राउंड पर नहीं है। राम और रामचरितमानस को गाली देते 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 बुद्धि उस स्तर पर पहुंच गई है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और जहां तक बात आपने तू और तुम की कही, मतलब हम तेरे और तू की बात करें तो आप कहते हो ये गलत शब्द नहीं है, और इनको तुम में भी अपमान लग रहा है, तो ये तो आप अपने आप ही बैलेंस आउट करके देख लीजिए कि ब्रेक इवन नॉलेज पर आप क्या कह रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, चाहे वो अडानी का मसला हो, दिल फॉल फ्लैट ऑन द फेसेस, जैसे सेम बिल्कुल इसी तरीके से राफेल में इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, बाद में क्या हुआ इस देश ने देखा। जहां तक बात महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल उठाना चाहिए इनको मुद्दा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यह बात सच है, अगर इसको जनता बाय करती तो बीजेपी इस तरीके से ऊपर नहीं जाती। घनश्याम तिवारी जल्दी से पहली बात तो इससे पिछले वाली चर्चा में हरियाणा से जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि हरियाणा में सब कुशल मंगल है, जहां मुख्यमंत्री स्वयं लठ उठाने की बात करते हैं। घनश्याम जी, अभी किसी हरियाणा प्रदेश, मैं तो राहुल गांधी ने मन से क्या कहा मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। आपने अडानी की बात की, शिवम ने जवाब दिया अडानी पर, आपसे मैं वही जवाब मांग रहा हूं। जो शिवम ने कहा कि ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, LIC 37,000 करोड़ अदानी समूह में निवेश करती है, उन्हें पैसा देती है। SBI 27,000 करोड़ देती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी थी कि एक हफ्ते जब ये घोटाला सामने आया तो छुपे रहो। ये प्रधानमंत्री जी की स्ट्रैटेजी है कि जब संसद में सवाल पूछा जाए साफ साफ पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी को अदानी समूह ने कितना चंदा दिया, चुप रहो। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि प्रधानमंत्री 3 घंटे संसद में बोलेंगे लेकिन अदानी के ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रही होगी कि जो अदानी जी, आप उन्हीं सवालों को दोहरा रहे हैं। अपराजिता जी, भाई सवाल अदानी को लेकर कितनी बार पूछे जा चुके हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता छुप जाते हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, संसद में इतना हंगामा होता है फिर भी किसी सवाल का जवाब नहीं आता। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यह है कि सूरज को हटा दिया जाएगा। देखिए, सूरज हटने वाला नहीं है, सूरज की चमक बढ़ती जा रही है। इस बात को ये लोग सारे लोग ध्यान में रखें। 3 बार वोटर सर्वे हुआ है 3 संस्थाओं के द्वारा, और हर बार लोकसभा में 2024 में जो सीटें आने वाली हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के खाते में, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस बात को याद रखें। मैं तिरंगा के बारे में तो निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी, मैं सांसद हूँ, मैं लोकसभा में बैठी थी। घनश्याम जी अब 2 बार रिपीट कर चुके हैं वही सवाल को, फिर वो तीसरी बार रिपीट करेंगे। मैं चाह रहा हूँ इसलिए पहले इसको जवाब आप दे दीजिए कि अदानी वाले मुद्दे को लेकर सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ है क्या? देखिए, मैं कह दूं, जब संसद अधिवेशन की शुरुआत हो रही थी, अगर शांत करेंगे तो मैं बोलूं। घनश्याम जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रही है ना, आप ही के सवाल का तो जवाब दे रही है अपराजिता जी।
बोल लीजिए। मैं शांत करे तो मैं बोलूं। देखिए, ऐसा है कि संसद अधिवेशन की शुरुआत हो रही थी तो पेगासस इशू आया, और पेगासस इशू में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। दूसरी बात मैं कह दूं, जब दूसरा संसद अधिवेशन शुरू हो रहा था तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया जिसकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो मेरा ये कहना है, पेगासस का आना, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का संसद अधिवेशन के पहले आना, यह इत्तेफाक नहीं था, सोची समझी साजिश थी। और जहां तक अडानी और उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनकी संस्था का सवाल है, मैं कह दूं कि प्रक्रिया होती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा और स्पष्ट तरीके से कहा कि रेगुलेटर अपना काम कर रही है। LIC और SBI ने जो कहना था कह दिया। और मुझे लगता है कि ये, जहां तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सवाल है, अगर इन्हें कुछ भी लगता है तो 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, और हमने हाँ कहा, हम चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बने और पूरी स्क्रूटनी हो। हम पारदर्शिता के साथ सरकार चलाते हैं, कोई भी एक्सपर्ट कमेटी बैठे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हम चाहते हैं। किशोर तिवारी, अपराजिता कह रही है कि विपक्ष को प्रक्रिया नहीं पता, संसद में सवाल कैसे उठाने। भाई, JPC बनाने के लिए एक विदेश में रजिस्टर्ड कंपनी को सवाल पूछने के लिए बुला सकते हैं क्या आप? ये नियम है क्या? विपक्ष को प्रक्रिया नहीं पता कि JPC कैसे बनती है? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी किशोर जी। देखो, मैं बोलता हूं कि इन्होंने, शिवम ने और अपराजिता सारंगी जी ने कहा कि नॉन क्रेडिटेबल कंपनी है। जब नॉन क्रेडिटेबल कंपनी है तो अडानी 3 नंबर से 30 नंबर पे कैसे आ गए? दुनिया के सभी इन्वेस्टर लोगों ने उसका संज्ञान क्यों लिया? कुछ गलत हुआ है तो गलत हुआ है। और अडानी जी को प्रोटेक्ट करने का यह जो फंडा है ये पचने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ अगर देश में, जी मैं बात कर रहा हूं ना, मैं आपका भी आदर करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हम राह देखेंगे, लेकिन संसद ये सर्वोच्च है, संसद के सामने अगर सारे पक्ष रखे जाते तो ठीक है। लेकिन एक मैं महिमा सिंह की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि प्रादेशिक पार्टियों को समाप्त किया जा रहा है। इसमें जो एनडीए के साथ 25-25 साल रहे उनको भी समाप्त किया जा रहा है। तो इसमें तो शिवसेना एक क्लासिक एग्जांपल है। जिस पार्टी का नाम ही चुरा लिया, सिंबल चुरा लिया, संपत्ति पूरी ले ली। अब यही होगा नीतीश कुमार से, यही होगा एसपी से, यही होगा TRS से, यही होगा TMC से। अगर दुनिया में इस प्रकार का प्रजातंत्र में राजकीय पार्टियों को खत्म किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं विशाल? यही कहते हैं ना हम कि भारत में प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। तो प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के लिए हम सब प्रादेशिक पक्ष एक हो रहे हैं। लेकिन महिमा जी, राष्ट्रीय पक्ष जो कांग्रेस है उसने हमारी श्रद्धा के स्थान पर ऐसे जख्म नहीं करना चाहिए ना, नहीं तो हम लोग भी नाराज हो जाएंगे। आप खुलकर बोलिए ना, कहां जख्म कर रहे हैं वो आपको, कहां जख्म दे रहे हैं वो आपको? अरे महाराष्ट्र में सावरकर को लोग पूछते हैं और ये सावरकर को डरपोक बोलते हैं। 11 साल अगर एक रात तुम रह लेते ना, तो महाविकास आघाड़ी में सरकार चलाकर इनके साथ आए, आप इनको समझा क्यों नहीं पाए? ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सावरकर नहीं था। अब सावरकर यही तो बीजेपी कह रहे हैं कि आप अपनी आइडियोलॉजी को इतनी आसानी से छोड़ क्यों देते हैं? यही तो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चलाने के लिए हो सकता है कि प्रोग्राम होगा कॉमन मिनिमम, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी आप कैसे छोड़ देते हैं? अरे विशाल, जो पार्टी हमको खत्म कर रही थी महाराष्ट्र में, अपनी जान बचाकर हम उनसे दूर गए। इन्होंने 5 साल 14 से 19 तक हम पे क्या क्या प्रयोग किया हमको मालूम है। 19 में हमने इनको डॉच किया, इन्होंने तो अभी हमारी पार्टी खत्म कर दी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का पूरा प्लान है बीजेपी का। जेजेपी से एक और क्षेत्रीय दल से ही अजय गुलिया साहब भी हमारे साथ हैं। अजय गुलिया साहब, आपको लगता है ऐसा कि क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा मानना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा होगी। अगर हो, मैं ये चीज इसके लिए भी कह सकता हूं कि अगर हो तो वो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आए
तो लोगों ने मैंडेट इस प्रकार का दिया था और हमारी पहली कंडीशन और पहली शर्त ये थी कि ये हमारा मैनिफेस्टो है। हरियाणा प्रदेश के लोगों से हम 10 महीने पुरानी पार्टी ये वादा करके आई है, 17.5% वोट लोगों ने हमें दिए हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है, हम इसको पूरा करना चाहते हैं। अगर आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ये मैनिफेस्टो को आप मानते हैं, तो हम आपकी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनवा देंगे। ये बिल्कुल जननायक जनता पार्टी का पहले दिन भी और आज भी स्टैंड क्लियर है और आज भी हम उसी मैनिफेस्टो पर खड़े हैं। चाहे उसके अंदर वृद्धावस्था पेंशन थी, 75% का रोजगार का युवाओं को अधिकार था, चाहे 50% आधी आबादी को चुनाव लड़ने का अधिकार देना था, या फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण देना था, या 8% की बीसी की भागीदारी होनी थी। ये सारी चीजें हम मैनिफेस्टो में हमारे लिख करके बिल्कुल ये इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, विशाल जी, इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। और ये चीजें लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार बनाने का काम किया और उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करने का काम किया। आज 2024 के अंदर जब हम चुनाव में जाएंगे तो अपने किए हुए कामों को लेकर के 2024 में चुनावों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे कि ये वादे आप लोगों से करके आए थे। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो हमें लगता है, जननायक जनता पार्टी को यह लगता है कि जो 3 साल 3.5 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार ने काम किए हैं, उन्हीं को लेकर के हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे। ऐसी हम आशा करते हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर के साथ चुनाव लड़ेंगी और जो काम हम लोगों ने किए हैं। देखिए विशाल जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा। हाँ। देखिए, पहले राजनीति इस प्रकार की होती थी कि उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ क्या बोले, हम किसके खिलाफ बोले हैं, लोग हमारे खिलाफ क्या बोल रहे हैं। आज जननायक जनता पार्टी की सोच ये है कि जो काम हमने किए हैं वो काम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और लेट द पीपल ऑफ हरियाणा डिसाइड कि जो हमने कैसा काम किया है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग ही तय करते हैं और हमारे किए हुए काम पर वोट मांगने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, घनश्याम जी हाथ उठा रहे। घनश्याम जी, फिर महिमा जी के पास जाऊंगा। घनश्याम तिवारी, देखिए, अपनी गर्दन काट करके जो पीठ में छुरा घोंपने वालों के सामने अपनी गर्दन रख दे, वो जेजेपी कर रही है। 30 जनवरी को अमित शाह का बयान है कि सभी 200 सीटों पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो हो सकता है कि इनको शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई नहीं दे रहा हो कि शिवसेना के साथ क्या किया गया, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद जी के साथ क्या किया गया, शिरोमणि अकाली दल के साथ क्या किया गया। ये जेजेपी पार्टी जननायक जनता पार्टी है। आप जय जय पार्टी मत बनिए, आपकी अपना अस्तित्व है। तो जय जय पार्टी आप बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको बलि का बकरा बना देगी। इसलिए जरूरी है कि सरकार अगर बेरोजगारी पे चुप है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। अगर ये खबर आती है कि जो हिंसक लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं जुनैद को लेकर के, वो हरियाणा पुलिस के का हिस्सा थे, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जय जय करके आप अपनी पार्टी भी समाप्त कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही, जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र अडानी युग 2024 में समाप्त होगा, तो वो तो वैसे भी समाप्ति के दौर पर जा रही है। अपराजिता जी। विशाल जी, देखिए, ऐसा है कि हम विकास के एजेंडा को लेकर लोगों के समक्ष जाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह हमें बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का संवाद 140 करोड़ जनता समझती है। अगर आज मैं आपको एक तथ्य देती हूँ वक्तव्य शेष करने के पहले, 1947 से लेकर अभी तक $950 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है। और मैं बता दूं, पिछले 19 महीनों में इन $950 बिलियन में से $532 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो 8 साल मोदी जी के 8 साल बेहतरीन काम हर एक क्षेत्र में हुए हैं और हम विकास पर स्ट्रेस देते हैं, विकास पर फोकस करते हैं और यही हमारा एजेंडा है। गरीब, शोषित, वंचित, युवा वर्ग के प्रतिनिधि, महिला पार्टी के अधिवेशन से आज एक और बड़ी खबर भी निकल कर आई है। अपराजिता जी, आपको भी इसे जानना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होगा और पहली बार तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा थी। इस बार दूसरा चरण जो शुरू होने जा रहा है ये अरुणाचल से शुरू होगा और गुजरात तक ये यात्रा चलने वाली। अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, अरुणाचल के पासीघाट से यात्रा शुरू होगी। यात्रा का समापन गुजरात में होगा। गुजरात के पोरबंदर तक यात्रा जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बहुत सफल रही है यात्रा। जनता के साथ कनेक्ट बनाने में राहुल गांधी को सफलता मिली है और इसीलिए इसका दूसरा चरण भी अब शुरू होगा। और जनता से कनेक्ट बनाने के लिए इस बार पूरब से पश्चिम, पहले आपने देखा दक्षिण से उत्तर की तरफ, कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ यात्रा गई। अब आप देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर यह यात्रा बढ़ेगी, यानी कि अरुणाचल से यात्रा शुरू होगी, गुजरात के पोरबंदर तक यात्रा जाएगी। शिवम,
कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो कनेक्ट राहुल गांधी का जनता के साथ है वो मोदी का नहीं है। मोदी जाते हैं लाल चौक पर 15-20 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर झंडा फहरा कर आ जाते हैं। राहुल गांधी जाते हैं तो असली कश्मीरियों के साथ झंडा फहराते हैं, हजारों लाखों उनके साथ कनेक्ट करते हैं। 100-110 लोगों की कैपेसिटी के 65 कंटेनर पीछे लेकर चलकर और 5000 लोगों को इकट्ठा करके ले जाके अगर आप उनको कश्मीरी बता रहे हैं तो ये देश जानता है। देश में कौन कनेक्ट जनता से ज्यादा बेहतर करता है, इसका सबसे लाइव एग्जांपल वोट है। बातें तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं कि मुझे भी बहुत पसंद करते हैं, राहुल गांधी जी से ज्यादा पसंद करते हैं लोग, लेकिन इसका आधार है क्या? कुछ नहीं है ना। ये तो बेकार की बात है। अब मैं कहने लगूं कि अपराजिता जी से ज्यादा मैं मतलब वोट लेता हूं, अपराजिता जी सांसद है, कोई लॉजिक है क्या इस बात का? बिल्कुल नहीं है। जो कह रहे हैं उसमें आधार नहीं है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात आपने और कही कि छोटी पार्टीज को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो आदमी एक जमाने में 111-12 सीटें लेकर आए थे वो आज 42 पर हैं, बावजूद उसके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। कोई और दूसरा एग्जाम्पल बताइए आप मुझे। 1995 में जब शिवसेना का पहला चीफ मिनिस्टर बनाना किसने बनाया? बीजेपी बड़ा पार्टनर होने के बावजूद बनाया ना उनको। बताइए कहां खत्म किया? अब छोड़ दीजिए उस बात को। इसी देश में बिहार में तेजस्वी यादव ने अपना आधार बनाया, आज वो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। आप में एक्सेप्टेबिलिटी ने खत्म हो गई है भाई, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जो अप्रोक्सीमेटली 17-18 घंटे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 3 घंटे काम करने वाले लोग, आप तो अपने आप ही खत्म हो जाओगे। किसी को सिंबल चुराने और छीनने की आवश्यकता नहीं है। जब काम नहीं करोगे तो क्या होगा? जनता के बीच में जाओगे नहीं, कनेक्ट बनाओगे नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपने खत्म होना ही होना है। और एक और चीज, कृष्ण बिहारी नूर ने एक शायरी कही है कि सच घटे या बढ़े, सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो कुल मिलाकर यहां पर जो घनश्याम जी ने अडानी को लेकर बोला वो आधा सच बोला, यानी कि झूठ बोला। इन्होंने LIC बता दिया, इन्होंने इसके अलावा स्टेट बैंक बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि उन्होंने पैसा लगा के कमाया कितना। जब शुरुआत में यह सब हुआ तो कांग्रेस वाले रोज आकर टीवी पर कहते थे मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा जो मैंने LIC में लगाया है। 1% शेयर लगा है LIC का, विच इज 27,000 करोड़। प्रॉफिट कितना बनाया उसने? 30% के ड्रॉप के साथ भी वो 62,000 करोड़ पे बैठे हुए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का लास्ट ईयर का नहीं, वो घट गया शिवम, वो घट गया। घनश्याम तिवारी जवाब देना चाहे। अब घटा है, मैं फिर से कह रहा हूं, अब घटा है। आप समय लीजिए ना, आप समय लीजिए ना। एक चीज बताइए, एलॉन का टेस्ला कितना गया? एलॉन का स्पेसएक्स कितना गया? बताइए मुझे। बीच में क्यों बोल रहे हैं? शिवम जल्दी से आप अपनी बात मार्केट में भी पैरेलली लोग ऐसे ही ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, आप अगर कंपैरिजन ही करना चाहिए तो फेयर करिए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उसका कितना गया? SBI कितना? SBI का एक्सपोजर 36,000 करोड़ था, एक जमाने में 88,000 करोड़ पर पहुंच गए थे, ड्रॉप होकर अभी 64 थे और आज फिर नीचे आया है। मैं कहता हूं होने दीजिए ना। ये जो कंपनीज हैं जो लोगों से पैसा उठाती हैं वो घर से उसको डबल नहीं करेंगी 10 साल में, वो भी मार्केट में ही लगाएंगी। और जैसे अडानी में लगाया वैसे ही तमाम और कंपनीज में लगाया। लेकिन आपको प्रोपेगेंडा फैलाना है, फैलाइए। ठीक है, महिमा अगर खत्म करना चाहते हैं करिए। LIC और SBI के नाम पर कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है क्या? शिवम कह रहे हैं अगर इन कंपनीज को भी पैसा डबल करके लोगों को देना है तो कहीं मार्केट में लगाना तो पड़ेगा। और मार्केट में लगाया कितना? एक्सपोजर का 1%। विशाल जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर आऊं उससे पहले बहुत देर से हाथ उठा रही हूं, तो जो 2-3 बातें हैं कहने की वो कह दूं जरा। जी पूरी एक तो ये है कि जो विश्लेषक महोदय बैठे हैं उनको उनकी उत्तेजना को सुनते हुए एक शेर जो याद आया, शेर और शायरी का दौर चल रहा है उसमें जोड़ दूं कि बेमकसद जब शोर मचाया जाता है अक्सर उसमें जुल्म छुपाया जाता है। वो विश्लेषक की जगह सीधे सीधे भाजपा या मोदी के वकील की ही लिख कर आ जाए खुद को तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह आवरण में क्यों आते हैं? दूसरी बात ये है कि भिजवा दीजिएगा, चिट्ठी लिखना शुरू कर दूंगा मैं। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, हस्तक्षेप नहीं। बात पूरी करने दीजिए, बहुत देर से महिमा जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक, महिमा जी बात पूरी कीजिए। धैर्य रखना सीखिए, उत्तेजना हर समय अच्छी है। दूसरी बात ये कि अभी जो जजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, उनको भी फिर एक शेर में जवाब दे देना चाहती हूँ कि मैं तो भोला भाला वसीम और वो फनकार सियासत का, उसके जब घटने की बारी आई मुझको जोड़ लिया। और तीसरा शेर मैं कहूंगी हमारे जुनून के लिए कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। और रही बात LIC की और अडानी की और ये जो सारे मुद्दे यहां पर आज उठाए जा रहे हैं विशाल जी, तो इस बात का को इतिहास याद रखेगा
कि संसद के अंदर जब सवाल उठाए गए तो उसका जवाब छाती ठोकते हुए मेरा अभिमान अहंकार के साथ दिए गए, उसके ऊपर तथ्यों पर बात नहीं की गई। आज आपकी चर्चा के अंदर यदि आप तथ्यों पर बात उठा रहे हैं, यदि यहाँ पर एक जो है सिलेक्टेड तरीके से बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसका नतीजा जो संसद में एक्सपंज किए गए जो पार्ट्स, जो हिस्से स्पीचेस के, जो सवालों के हिस्से एक्सपंज किए गए, मुझे लगता है कि उसकी तुलना वहां किसी भी तरीके से की नहीं जा सकती है। ये सरकार जवाबदार है। ये हर बात को किसी और मुद्दे में क्या हुआ उसके पीछे नहीं छुपा सकते। इस देश को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से 2 जजेस को रिटायर होते ही विदाउट कूलिंग ऑफ पीरियड, एक को गवर्नर बना दिया गया है और एक को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। पेगासस का मुद्दा भी ये देश नहीं भूला है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो बातें हुई, जो बातें रखी गई, इसके ऊपर लेख लिखे गए हैं बड़े बड़े कि किस तरह से कुछ मुद्दों के अंदर जो तथ्य हैं उन्हें छुपाया गया या सिलेक्टिवली सामने लाया गया। तो इसलिए ये जितनी बातें यहाँ बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये जितना जो गुणगान हो रहा है, एक व्यक्ति के गुणगान से देश नहीं चला करता विशाल जी। ये आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, और इसलिए ये आवश्यक है कि रोजगार पर, महंगाई पर, जनता के मुद्दों पर, खान पर ये अडानी के किटी में सारा पैसा गया है, ये आपका मेरा इस देश के नागरिकों का पैसा है। इस बात पर उत्तरदायित्व भाजपा का है और वो उत्तर आने शुरू हो, और यदि ये आज नहीं होगा तो फिर मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। अपराजिता जी, बड़े साफ तौर पर महिमा जी कह रही हैं कि आप संसद के बाहर तो इतने जवाब देते हैं, आप टीवी पर बहसों में आकर भी जवाब देते हैं, संसद में क्यों नहीं बोलते अडानी के खिलाफ? जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, जब हम संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में बोलते हैं तो हमारे पास प्रमाण होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए, और बार बार हम लोगों की तरफ से, ट्रेजरी बेंच की तरफ से कहा गया कि आप प्रमाण रखें। किसी भी तरह का प्रमाण नहीं दिया गया, और जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जिस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत सवाल किए जाते हैं, उस संवैधानिक प्रक्रिया का अवलंबन न करते हुए, हो सकता है उसका ज्ञान न हो, बातें रखी गई, राहुल गांधी जी ने रखा, इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी तरह का उत्तर वहां नहीं दिया गया। लेकिन मैं कह दूं, तुरंत उसके बाद, जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, निर्मला सीतारमण जी ने सारी बातें कही, और मुझे लगता है समय नहीं है, दोहराना नहीं चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में केस है, आप पेगासस में सुप्रीम कोर्ट में गए, मुंह की खानी पड़ी। अब यहाँ भी चले जाए, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट इत्तेफाक नहीं था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो हम पारदर्शिता के साथ बैठे हुए हैं। और जहां तक मैं आपको कह दूं, पीछे ले जाऊं, महिमा जी जल्दी से, वो कह रहे हैं डरते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देंगे, और अगर संसद में आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया होता तो संसद में भी जवाब देते। राहुल गांधी ने आरोप लगाए, कोई सबूत के साथ कागजात क्यों नहीं दिखाए? कल ही सर्वोच्च न्यायालय ने बीबीसी के ऊपर जो सरकार चाह रही थी कि चर्चाएं न करे मीडिया, कल ही सर्वोच्च न्यायालय ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है भाजपा को। और ये अब अडानी की बात हो रही है तो अब आप बीबीसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्यों नहीं रखे? सरकार का रवैया है विशाल जी, ये सरकार के रवैये की बात हो रही है। ये सरकार का जिस तरफ, जिस रुख में ये जा रहे हैं। नहीं महिमा जी, वो भी तो कह रहे हैं कि संसद में जवाब देने की प्रक्रिया है, आप हवा में आरोप थोड़ी ना लगा देंगे, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रख दीजिए, संसद में सरकार जवाब दे देती। वो इंतजार करते रहे कि आप एविडेंस लेकर आएंगे। के अंदर विस्तृत तौर पर सवाल किए गए, और जब मैं सांसद हूं, मैं नहीं किशोर तिवारी, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है कांग्रेस पार्टी के सांसद। बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आप आरोप लगाते हैं तो सरकार कैसे जवाब देगी? बार बार कहा गया राहुल गांधी से कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आइए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। किशोर तिवारी, एक मिनट, महिमा सिंह एक चुस्त दुरुस्त बात कर रही है। देखिए, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के हटकर भी कई सवाल किए गए जिस पे सरकार ने जवाब नहीं दिए। और शिवम त्यागी, तुम है ना, ये भाजपा मोदी के वकील नहीं, ये अडानी के वकील से के बोलने लगे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता अडानी के भी डिफेंस में आ गए। लेकिन मैं विशाल एक बात से जरा नाराज हुआ था, मोदी जी का स्पीच कुछ भी रहे, लेकिन सत्ता और अहंकार कैसा था। हमारे अभी भी हम उनको हमारे नेता मानते हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने यात्रा निकालकर श्रीनगर के लाल किले पर, लाल चौक पर अपना तिरंगा फहराया, लेकिन मोदी जी ने कभी थोड़ी भी कहते थे
कि मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में मैंने किया तो मुझे अच्छा लगता था। इन्होंने ये जो मंडल बनाया है उस मंडल में अपराजिता जी कब आपको भेज देंगे ये मुझे भी किशोर जी, अब कहां आप किसकी बात करने लग गए? क्या सवाल पूछा जा रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां क्या इस बात से सहमत हैं कि अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार कुछ छुपाती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर संसद में दिए जाते तो आपको जवाब मिलता अडानी पर? मेरा सवाल ये है। एक मिनट, सरकार ने तो तय कर लिया था कि अडानी के पक्ष में ना बाहर ना अंदर कोई बात करेगा। तो अपराजिता तुम ही बताओ, तुम्हारे किस कलीग ने बोला? अब तुमने स्टैंड लिया है। अरे किशोर जी, वित्त मंत्री का बयान आया हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? वित्त मंत्री ने कहा है। अरे भाई, एक मिनट, वित्त मंत्री ने कहा है कि जो लोन अडानी एंटरप्राइजेस को दिए गए वो नियमों के तहत ही दिए गए। जो निवेश अडानी में किया गया है वो नियमों के तहत है, एक्सपोजर सीमित है। ये तो वित्त मंत्री का बयान है। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। आया था रेगुलेटर क्या काम का? जो अडानी का भी डायरेक्टर हो और सेबी का भी रेगुलेटर हो। यहाँ श्रॉफ साहब के बारे में बता रहा हूं, ऐसे ही हर रेगुलेटर है। तो हम इंसाफ की क्या करके हमने बोला इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट में तो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में तो केस पहुंच गया। घनश्याम तिवारी जो बात अपराजिता कह रही है कि भाई संसद में जवाब चाहिए तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखो। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, सरकार ने कहा आप लेकर आइए सबूत, कागजात दे दीजिए, जवाब दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं आया। 3 डॉक्यूमेंट्री बातें। पहली बात, संसद में पूछा गया कि अदानी समूह ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 20 साल में कितना चंदा दिया, क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी? यही कह देते 1 रुपया नहीं दिया हो। पहले। दूसरी बात, अभी कहा गया कि केवल 1% का एक्सपोजर है। मिंट की रिपोर्ट है, LIC का शेयर 17% एक महीने में गिर गया और उसमें जो अदानी जी का हिस्सा था 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यहां पर अदानी जी के अघोषित प्रवक्ता बन सकते हैं लेकिन झूठ मत बोलिए, क्योंकि LIC देश का पैसा है। और तीसरी बात, अगर 50,000 करोड़ LIC का नुकसान होता है, लोकसभा के अंदर प्रमाण नहीं दिए गए। सरकार अगर प्रधानमंत्री इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा पाते, इतनी हिम्मत भी नहीं दिखा पाते कि अदानी शब्द के बारे में एक शब्द बोल दें, अदानी नाम ले लें, और उससे 1 हफ्ते पहले तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता टीवी चैनल से छुपे रहते हैं। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने पूछा कि भाई कितना चंदा दिया, वो बात अलग है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में चंदे की बात आई है क्या? कि अपने बिजनेस को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल किए गए, इसकी बात आई है हिंडनबर्ग में। आप भी तो टाल जाते हैं ना। मैं कह रहा हूं जो आरोप लगाए, स्पेसिफिक आरोप लगाए, उनका एविडेंस दिया क्या? संसद में आरोप ये लगा कि LIC ने 37,000 करोड़ किस बुनियाद पे दिया। अगर किसी LIC का 50,000 करोड़ का नुकसान चंद दिनों में हो जाता है तो क्या सवाल उठा? शेयर मार्केट को आप भी समझते हैं घनश्याम जी, कल को मार्केट चढ़ गया, कल को शेयर चढ़ गया तो ये नुकसान मुनाफे में तब्दील हो जाएगा। शिवम, ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अडानी छोड़िए, मेरे देश का चाय बेचने वाला, बिस्किट बेचने वाला जी के ऑफिस के बाहर भी बैठा है ना एंटरप्रेन्योर, मैं उसका भी प्रवक्ता हूं। ये जो लोग चाइना में CPC के हाथों देश को बेचा है, ये मुझसे पूछ रहा है? बताइए, कमाल की बात है। दुनिया भर के बिजनेसमैनों की चाटुकारिता करने वाले, पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, बताइए ना, पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, देश को बेच आने वाले, अब सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। घनश्याम तिवारी सुनिए अब जरा, अरे सुन लीजिए, मैं 15 मिनट से बैठे हुए सुन रहा हूं आपसे, 10 सेकंड में इतना हल्ला कायेगा? रुकिए जरा, अभी तो शुरू किया है भाई, रुक जाइए। आपको रोकना पड़ेगा विशाल जी, आपको रोकना पड़ेगा। तो मैं बड़ी शांतता से इसीलिए सुन रहा था ताकि ये मेरा सुन ले। मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, उसके बाद आप इनको बुलवाइएगा खूब। तो मतलब जो देश दुनिया के बिजनेस, प्लीज रोकेंगे सर, मैं बीच में चलाना नहीं चाहता क्योंकि आपने मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम देने को बोला, मैं बीच में नहीं बोला। शहादत दे रहा हूं। अरे कमाल बात हो गई है विशाल जी, मुझे मौका दीजिए। इतने सीनियर हैं आप सुन लीजिए ना बात, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। शिवम, माना नहीं, सरासर झूठ बोले, आंखों में आंखें डाल के आप भी बहुत सारे झूठ बोले हैं। शिवम ठीक है, घनश्याम तिवारी बोल रहे हैं सरासर झूठ। क्या झूठ बोला जा रहा है? क्या झूठ बोला गया बताइए? कह रहे हैं LIC फायदे में है, या फिर बोला गया? नहीं, उन्होंने तो भी कहा ही नहीं कि फायदे में है। वो तो कह रहे थे पिछले हफ्ते का डेटा है। विशाल जी, मैंने उसी समय करेक्ट कर दिया कि नहीं है वो डेटा। वो इतने सारे सवाल जवाब हुए, मौका दे दीजिए। ठीक है शिवम, बात पूरी, थैंक यू। अब दूसरा कहता हूं, नहीं, सबसे पहला तो यही कि जो चाइना के हाथों बिका है वो इस देश के बिजनेसमैन को गाली दे रहे हैं। और सुनिए, मैं अपने देश के बिजनेसमैन के घर के सामने जिलेटिन की रॉड नहीं रखता,
और दूसरे दुनिया के बिजनेसमैन की तारीफ नहीं करता। जो लोग अंबानी के घर के सामने बम रखाए हो वो इस देश के लोगों से जवाब मांगेंगे। अब कांग्रेस पर आते हैं। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं उनको बना दिया राज्यसभा। मतलब जिनके हाथ खुद ऐसे खून में सने हो ऐसी बातें ना करें तो बेहतर है। जिन लोगों ने, जिन जजेस ने एक कमेटी बनाकर 1984 के दंगों में जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार को क्लैरिटी दी थी, उनको इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। नाम मत बुलवाइए, गूगल कर लीजिएगा, आपके पास होगा। और अंत में एक और चीज, आपने शेर कहा था ना, तो ये कांग्रेस के लिए है। मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल बहलाने के लिए यह ख्याल भी अच्छा है। जानती आप भी हैं, जानती कांग्रेस भी है, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को खींचना है। और मैं अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, जहां तक बार बार आपने कहा ना कि शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? फिर कुछ नहीं करेंगे घनश्याम तिवारी, फिर उस पर बात ही नहीं करेंगे। अभी 4 सवाल सीधे पूछ लीजिए, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। एजेंडा साफ है। देश का बिजनेसमैन, स्टार्टअप, चाय वाला, बिस्किट वाला, ठेले वाले से लेकर और बड़े से बड़े बिजनेसमैन का प्रवक्ता इस देश के लोगों को होना ही चाहिए। बाहर के बिजनेसमैन की चाटुकारिता करने से बेहतर है अपने लोगों को बढ़ाइए ना। क्यों दर्द है? घनश्याम तिवारी, उनके घरों के सामने रॉड रखते हो, बम रखते हो और दूसरों को बात बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, रखिए घनश्याम तिवारी। शिवम त्यागी ने बम रखा होगा? मैंने नहीं रखा। नहीं ना, ऐसे घनश्याम जी व्यक्तिगत नहीं ना, जिसने रखा है वो जेल में। बात कीजिए। अब आप भाग रहे सवालों से। घनश्याम तिवारी, मुद्दे पर आइए घनश्याम तिवारी। देखिए ये बकवास है। किसने बम रखा? ये कौन सी बकवास है? घनश्याम जी, कौन सी बकवास है? इंसान है कुछ ज्यादा। उन्होंने कहा आप पर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा आप पर आरोप लगाया। घनश्याम तिवारी अपनी बात रखिए ना, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अरे बम जिसने रखा वो तो बोल नहीं रहे, आप बोल रहे थे। आप ही ने तो नहीं रखवाया था, आपकी भी तो सेटिंग नहीं थी। मतलब जिनकी पार्टी ने रखा वो तो चुप है। घनश्याम जी जबरदस्ती लड़े जा रहे हैं। यहाँ पे फर्जी आरोप क्यों लगा रहे हो? अरे किसने लगाया? ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगी। किशोर तिवारी आरोप लगाओगे? किशोर तिवारी, ठीक है, ठीक है शिवम, ठीक है। किशोर तिवारी, मैं शिवम त्यागी को विनती करता हूं कि उसके पास कोई सबूत हो कि जिलेटिन लगाने में महाविकास आघाड़ी के किसी भी आदमी का हाथ है, तो वो भी डॉक्यूमेंट दे दे। वो पाकिस्तान से आया था क्या सुपर कॉप? अरे वो तो जेल में है, उसने तो मर्डर किया था। किस गुनाह में जेल में है? किसी को फूल दिया था उसने, उस वजह से जेल में है। भाई मैं नहीं, वो सचिन वाघेला सरकार का मुलाजिम था वो। कुछ तो चलिए ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये था कि राहुल गांधी ने आज जो मंच से मुद्दे उठाए, क्या वो 2024 का एजेंडा है? मेरे साथ अजय गुलिया साहब है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। अजय जी, देखिए राहुल गांधी जी का जिस प्रकार से इतिहास रहा है राजनीति का, अगर राहुल गांधी जी को अकेले रेस में दौड़ा दोगे तब भी वो तीसरे नंबर पे आएंगे। वो जहां जाएंगे कांग्रेस का बंटाधारी करेंगे। और समाजवादी पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ने एक बात हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कि मैं उनको बता दूं कि जो जिनके ऊपर आरोप हैं उनको पुलिस ने पकड़ा, उनको इंटरोगेट कर रही है, उनको न्याय मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सवाल कांड भूल गए। आप सवाल का तुम्हारा होगा। ठीक है, आप सवाल का भूल गए क्या? शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल हमारा यही था कि क्या राहुल गांधी ने आज 2024 का एजेंडा मंच से सेट कर दिया है, और क्या इन मुद्दों को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर 2024 में मोदी का मुकाबला कर पाएंगी?